तो बेटा हम इसमें देख रहे हैं कि केंद्र और राज्यों में संबंध कैसे बने ताकि अलगाव की स्थिति ना हो, कोई विवाद ना खड़ा हो। तो हमने देखा जब राज्यों में अलग अलग देश की दलों की सरकारें होती हैं तो दोनों में समन्वय बनाना जरूरी होता है, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अगर दोनों सरकारों में अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वाद विवाद हो सकता है। केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। अगर मान लो केंद्र सरकार ऐसा करे कि वो किसी राज्य में, हमने देखा ना कि राज्य सरकारों के अपने कायदे कानून है, केंद्र सरकार के अपने कायदे कानून है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है बशर्ते कि जब तक बहुत बड़ा मामला ना खड़ा हो जाए। हम देखेंगे 1990 के बाद से स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन की सरकार का था। गठबंधन सरकार वो होती बेटा जब चुनाव होता है और किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। हम गठबंधन की सरकार 9 में भी सीख चुके। जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो तब 2 या 2 से ज्यादा दल मिलकर सरकार बनाते हैं। जितना वोट चाहिए उतना वोट इकट्ठा कर लेते हैं। भाई मान लो 4 दलों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई, चारों के जब वोट गिने गए तो वो बहुमत के मुताबिक हो गए, तो चारों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई और फिर वो देश चलाते हैं। तो गठबंधन की सरकार का भी जो मामला है वो 1990 के बाद आया। किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों को गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकार की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। तो इस प्रकार हमने ये देखा। अब हम देखेंगे भारत में विकेंद्रीकरण। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने अपने देश में 2 स्तर वाली सरकारों की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से बढ़िया शासन नहीं चल सकते। एक तो भारत बहुत बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सी भाषा के लोग हैं, बहुत से धर्मों के लोग हैं, बहुत सी जातियों के लोग हैं। तो 2 सरकारों से काम यहाँ नहीं चल सकता कि हम सोचे सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार से काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं। इसलिए तीसरे स्तर की सरकार आई, पंचायत, या जिसको हम नगर पालिका भी कह सकते हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हुए हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत पड़ती है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का होता है, जिसको हम ग्राम पंचायत भी कह सकते हैं। पंचायत हम 6th में पढ़ चुके हैं। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया। इसके फलस्वरूप तीनों स्तरों की सरकारों का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी जब केंद्र से और राज्य से कुछ शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो वो कहलाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। जैसे कोई गांव है, भाई राज्य तो बहुत बड़ा है, जैसे अभी हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़े हैं ये। लेकिन यहाँ पर कोई छोटा गांव है तो उसके बारे में उसकी क्या समस्याएं वो कई बार राज्य सरकार को नहीं पता लगता, और जब राज्य सरकार को पता नहीं लगेगा तो केंद्र सरकार को भी पता नहीं लगेगा। उसका पता किसको चलेगा? पंचायत को, क्योंकि हर गांव की अपनी पंचायत है। तो इसलिए स्थानीय सरकारों का बनाना जरूरी होता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है। मान लो कोई गाँव है, वहाँ की पंचायत को मालूम है कि मेरे गाँव में लाइट की प्रॉब्लम है, मेरे गांव में पानी की समस्या है, मेरे गांव में सड़क की प्रॉब्लम है, तो वो स्थानीय सरकार उस प्रॉब्लम को दूर करेगी, और नहीं कर पाएगी तो वो स्थानीय सरकार राज्य सरकार को बताएगी, फिर राज्य सरकार उस समस्या का हल ढूंढेगी,
और अगर राज्य सरकार भी नहीं कर पाएगी तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को बताएगी। इस तरीके से ये एक चक्र बना हुआ है जिसमें एक दूसरे से जुड़े हुए, तो 3 स्तर की सरकारों का होना जरूरी है। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें की गई। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है, यानी पंचायतों के भी चुनाव कराना जरूरी है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं, रिजर्व्ड है सीटें। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए भी रिजर्व किया गया है। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का भी गठन किया गया, यानी पंचायतों के भी चुनाव होते हैं, नगर पालिका के भी चुनाव होते हैं। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है, यानी हर राज्य का अपना अपना कानून है, हर भागीदारी अलग अलग है, कैसे कहाँ पैसा क्या खर्च करना ये सब अलग अलग है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, हम 6th में पढ़ चुके हैं। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुना जाता है और इन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। वार्ड हम पढ़ चुके हैं, एक जो चुनाव क्षेत्र होता है 9th में हम पढ़ चुके, निर्वाचन क्षेत्र को, एक निर्वाचन क्षेत्र को वार्ड कहते हैं। जैसे करोल बाग एक निर्वाचन क्षेत्र, ये एक वार्ड कहलाएगा। पहाड़गंज एक निर्वाचन क्षेत्र है तो ये एक वार्ड कहलाएगा। तो जैसे वो वार्ड्स में बटा होता है, ऐसे पंचायत के भी एक चुनाव होते हैं तो वो भी वार्ड्स में बांटे जाते हैं। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है, ये पंचायत की हम बात कर रहे हैं। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख करना, ग्राम सभा भी पढ़ चुके हम 6th क्लास में, तुमको याद होगा। इसे गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं, जितने भी वोट देने वाले ना वयस्क, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और ग्राम सभा के सदस्य वोट देकर ग्राम पंचायत को चुनते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, यानी 10 गांव की ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं, यानी पहले ग्राम सभा, जो जितने वयस्क हैं वो इस ग्राम सभा के सदस्य हैं, वो वोट देकर एक पंचायत चुनते हैं अपनी। फिर 10 गांव की एग्जाम्पल दे रही हूँ, 10 गांव ज़्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते। 10 गांव की जितनी पंचायत चुनी गई है ना, वो पंचायत फिर वोट देते हैं और अपने में से एक मुख्य प्रखंड बनाते हैं, या हम इसको कह सकते हैं पंचायत समिति बनाते हैं और उसका फिर एक अध्यक्ष चुनते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। पहले हमने देखा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, फिर एक बड़ी पंचायत जिसको हम पंचायत संगठन भी कह सकते हैं, प्रखंड भी कह सकते हैं, फिर एक जिला होता है, फिर कई जिले मिलकर एक जिला परिषद का निर्माण करते हैं। जिला परिषद में उस जिले में से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक अथवा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका कहते हैं, जैसे गांव में पंचायत है, ऐसी नगरों में या शहरों में से नगर पालिका कहते हैं। हमारी दिल्ली में भी है नगर पालिका। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर निगम हम जानते हैं ना, जिसको हम दिल्ली में MCD बोलते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। नगर निगम का चुनाव होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। इस मेयर का भी चुनाव होता है, जैसे पंचायत का चुनाव होता है ना, ऐसे नगर निगम का चुनाव होता है। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं।
स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। हमें तो लग रहा होगा छोटे छोटे ग्राम पंचायत है, लेकिन सारी मिलाकर, अपने देश की बात हो रही है, सारी पंचायतों को, जिला परिषदों को, नगर पालिका, नगर निगमों को मिलाकर तकरीबन 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। तो बहुत बड़ी संख्या से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, कितना बड़ा हमारा देश है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को भी मजबूत किया, यानी महिलाओं को भी आगे लाया गया है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं, यानी ज़्यादातर राज्य सरकारों, क्योंकि ग्राम पंचायत जो राज्य सरकारों के अंडर आती है, तो ज़्यादातर हमारे देश में राज्यों ने, कुछ राज्य ऐसे राज्य सरकारों ने ग्राम पंचायतों को बहुत से अधिकार नहीं दिए, अपने ही पास रखे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर पंचायतों को काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से अभी भी काफ़ी दूर है, यानी परफेक्ट लोकतंत्र लाना या परफेक्ट संघवाद लाने की स्थिति में अभी भी हम दूर हैं। एक आदर्श संघवाद लाने की अभी भी हमारे देश को ज़रूरत है। बेटा चैप्टर पूरा हो गया है। एक बार इस चैप्टर को अपने आप ध्यान से भी पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है वो डाल दिए जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आधा चैप्टर हमने पहले पढ़ा था, आधा चैप्टर आज हमने कंप्लीट किया है। सब बच्चे ध्यान देंगे और एक बार अपने आप भी पढ़ेंगे। एक बात मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ सभी बच्चों से कि जब सेकंड सैटरडे है तब भी बच्चे अपनी अटेंडेंस भेज रहे हैं। बेटा तुम लोगों को टाइम टेबल भेजा जाता है, टाइम के हिसाब से चलना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। डेट के हिसाब से तुम्हें डेट भेजी जाती कि किस डेट को कौन सी क्लास चलेगी। अगर क्लास सुबह है तो उसके 1 या 1.5 घंटे तक, उसके बाद तक ही अपना होमवर्क भेजना है, अपना क्लास वर्क भेजना है। उसके बाद सारा दिन फ़ोन लेके नहीं बैठना है। ये लास्ट वार्निंग है। मैं बार बार मैसेज भी लिख के भेजती हूँ, ख़ासतौर से 10th बी और सी के बच्चे। 10th ए तो समझ गई क्योंकि ये तो पुराने चले आ रहे हैं, लेकिन 10th बी और सी के बच्चे मैसेज करते डिलीट करते, मैसेज करते डिलीट। एक बच्चे के नाम पे 10-10 मैसेज होते और डिलीट किए हुए होते हैं। सारा दिन फ़ोन पकड़ के नहीं बैठना। अगर क्लास 12 बजे ओवर हो चुकी है तो 1 बजे तक काम आ जाना चाहिए। उसके बाद जो भी बच्चा उठाएगा फ़ोन, किसी का भी मैसेज आएगा, उसका नाम मैं ब्लॉक कर दूंगी। ये ध्यान देंगे सारे 10th ए बी और सी के बच्चे। सिर्फ मैथ्स की क्लास तुम्हारी शाम को होती है, बाकी सारी क्लासेस सुबह और दोपहर तक ख़त्म हो जाती है, मैक्सिमम 2 बजे तक ख़त्म हो जाती है। 2 बजे के बाद जो भी बच्चा मैसेज करेगा, मैथ्स वाले दिन छोड़ के, बार बार कह रही हूँ, मैथ्स की क्लास शाम को होती है, वो भी 7 बजे के बाद कोई मैसेज नहीं करेगा। ध्यान देंगे, कोई मैसेज नहीं करेगा। स्पेशली 10th बी और सी के बच्चे समझ लें, कोई मैसेज नहीं करेगा। ध्यान देंगे, क्लास ओवर होने के 2 घंटे के बाद, यानी अगर सोशल की क्लास 11 से 12 चली है तो 2 बजे तक अपना काम करके भेज देना है। अगर रह जाता है तो छोड़ दें, नहीं भेजें। जो बच्चा डिसिप्लिन को तोड़ेगा उसका नाम ब्लॉक कर दूंगा और दोबारा नाम नहीं लिखा जाएगा, उसका ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। ये सब बच्चे ध्यान से सुन लें। और आपस में बात नहीं करनी है ग्रुप पे कि आज संडे है, आज सेकंड सैटरडे है, आज क्यों अटेंडेंस। तुम्हें बात नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ अपने काम से काम रखना है। समझ में आ गई सब बच्चों को? अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। रजिस्ट्रेशन होने वाला है। निशु मैम ने मैसेज भेज दिया है तुम लोगों को कि जनरल कैटेगरी के बच्चों को कितना देना है फीस, SC और ST कैटेगरी के कितने फीस देनी है। जनरल कैटेगरी में माइनॉरिटीज़ और OBC दोनों आएंगे, लेकिन SC और ST वाले की फ़ीस कम है, 300 रुपये, 300 कम है। वो उनकी जनरल वालों की 2150 है। जनरल में जनरल, माइनॉरिटी और OBC तीनों आएंगे, लेकिन जो 1850 फीस है वो SC और ST के लिए। अपनी फ़ीस तैयार रखें, जैसी मैसेज डाला जाएगा उसी डेट पर तुम लोगों को आना है फीस जमा कराने। बहुत ध्यान रखना। कुछ मैंने नोट्स दिए तुम्हें आज, पॉइंट्स दिए, इन पॉइंट्स पे ध्यान देना। स्पेशली तुम लोगों को अटेंडेंस का ध्यान रखना है।
11 बजे से पहले कोई अटेंडेंस नहीं भेजेगा, 11 से 11:10 के बीच में अटेंडेंस आनी है। 11 से पहले जो